बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बात करेंगे इंटरनेशनल इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है। एक टर्म यूज हो रही है काफी अरसे से, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट की जाने की कोशिश की जा रही है। जो रिसेंटली कुछ वाकयात भी हो गए जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन टीम्स ने बड़ा अहम किरदार मैं कहूँगा प्ले किया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में। आइसोलेट हुआ नहीं है पाकिस्तान, लेकिन इस लफ्ज़ को थोड़ा सा उसमें वजन डालने के लिए ये कुछ सिनेरियो क्रिएट हो गया। इससे पहले अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान ने कुछ तालिबान की सपोर्ट की बहैसियत पड़ोसी, एक अच्छा पड़ोसी, हमेशा से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। यह भी का नहीं है कि अभी हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा से हमारे पड़ोस में अगर किसी को खाने की कमी है, किसी के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे आगे बढ़कर मदद करता है। अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर मदद कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल है, ये किसको चुभ रही है, किसको रात को नींद नहीं आती, किसका हाजमा खराब हो गया इन तमाम बातों से, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है इस तरह की चीजें कर रहा हो और डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि अच्छा, अब जो हमारी खारजा पॉलिसी है, इट्स वेरी हाई टाइम दैट वी हैव टू फाइनलाइज। हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी उसका रुख लेकर जाने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ दूसरा जो एक तो इस मौजू पे हम बात करेंगे, साथ साथ फिर इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम आज यूएन के जो सेशन है उससे खिताब करेंगे, वर्चुअल खिताब करेंगे। कुछ उमूर पर बिल्कुल वो बात करेंगे जिसमें कश्मीर का मसला अच्छा लगा सुनकर के, उस वाले से बात की जाएगी। और भी अभी अपने मौजूद मेहमानों से जानेंगे किस पे बात करेंगे और किस पे बात होनी चाहिए। बिकॉज अभी जो हमारे साथ हो रहा है रिसेंटली, मेरे ख्याल में कहीं इसमें अमेरिका भी कहीं ना कहीं शामिल है। उस बारे में यूएन के प्लेटफॉर्म पे बात करने से ज्यादा कोई और दुनिया में बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो यूएन के प्लेटफॉर्म को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे इमरान खान साहब ये खिताब करेंगे यूएन असेंबली से। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि हमारे पहले मेहमान आज के पैनल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जमील खान साहब हमारे साथ हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, खारजी उमूर के माहिर हैं। ऑफ कोर्स इनसे ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर कोई शख्सियत नहीं होगी जिनसे इस बारे में बात की जा सके, क्योंकि खुद दूसरे ममालिक में रह चुके हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को समझते हैं। तो इनसे बिल्कुल बात का आगाज करूंगा मैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जमील साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सर, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में? बिकॉज इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तो तवज्जो का मरकज बना हुआ है, फिर हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसकी कुछ ऐसी हरकतें हैं, कुछ ऐसे अजाइम हैं जिसकी वजह से हमें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये टर्म यूज हो रहा है पाकिस्तान के लिए कि शायद हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है, पहले उस पर जरा बात कर लेते हैं। डिप्लोमेटिकली हम कितने स्ट्रांग हैं? क्या वाकई हम आइसोलेट होने जा रहे हैं दुनिया से? नहीं, दुनिया की कोशिश तो यही है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे जी। पाकिस्तान अब तक तो आइसोलेट नहीं हुआ है और देखना यह है कि दुनिया, खासतौर पर इंडिया के मजमूम अज़ाइम क्या कामयाब हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कब्ल अज़ वक्त है। गो के आज कमला हारिस के साथ जो मीटिंग नरेंद्र मोदी की है हुई है, उसमें जो बातें सामने आई हैं वो तो इतनी हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें पाकिस्तान का नाम लिया है और जो ज्वाइंट कम्युनिके है। और ऐसे ही महसूस होता है कि आज जो कुछ घंटों के बाद मीटिंग होनी है जो बाइडन से नरेंद्र मोदी की, उसमें भी वो इस किस्म की बात कर सकते हैं जिसमें कि सिक्योरिटी का मसला, जिसमें कि टेररिज्म का मसला, जिसमें कि पाकिस्तान पे उंगलियां उठाना, ये चीजें शामिल हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद मीटिंग जो बाइडन के साथ जो है वो क्वाड्स की, और क्वाड्स के पहले ही सरबराहान की मीटिंग हो चुकी है, और न सिर्फ यहाँ बात खत्म होती है बल्कि G20 की। तो इससे तो महसूस हो रहा है कि एक सफबंदी करने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और मुख्तलिफ वहाँ के जो साबका पोजीशन होल्डर्स हैं अमेरिका के, वो भी उंगलियां उठा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि
जो हजीमत उठानी पड़ी है अमेरिका को, जिस लिहाज से अमेरिका ने वाइंड अप किया या वहां से बोरिया बिस्तर बांध के अफगानिस्तान से उनको जाना पड़ा, क्योंकि ठीक है दोहा एग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान ने बहुत फैसिलिटेट किया और दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने जाना ही था, ठीक है। लेकिन जो आखिरी मरहले में हजीमत हुई उसमें वो अमेरिका की अपनी अवाम के लिए जो अमेरिकन लीडर्स हैं, जो बाइडन है, उन्होंने भी कोई ना कोई तो बहाना तलाश करना है, बिल्कुल, और उस बहाने में पाकिस्तान की तरफ इशारे। और अभी मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर उनकी कुछ जो हालात इस वक्त करंट है उस पर बिल्कुल बात करूंगा, ब्रेक के बाद उस तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं इस वक्त जो मेरा मेन फोकस है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सूरत हाल के हवाले से। अच्छा, आपने ये तो बिल्कुल बखूबी बता दिया कि इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी तो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं अमेरिका में, वो भी काफी ममालिक के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी जो हमारी खारजा पॉलिसी उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की एफर्ट्स को कहां प्लेस करते हैं आप इस वक्त? इंडिया का तो आपने जिक्र कर दिया, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कहां तक? आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात की, वो तो एफर्ट एक सही समत में है एंड इट्स एन एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, राइट। लेकिन बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ हासिल करने के लिए इसमें अप्रोच रखनी पड़ती है मल्टी लेयर्ड, मल्टीलैटरल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ती है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, वो अपने बयानात के लिहाज से, अपने अफकार व किरदार के लिहाज से बहुत ज्यादा माकूल और बहुत ज्यादा ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं या ऐसे फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को परसू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। लेकिन होता यह है कि जैसे मैंने कहा कि उसमें जो दूसरे लवाज़िमात हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को हासिल करने के लिए जो टूल है, जो असल टूल है, वो तो हमारे मिशंस हैं अब्रॉड, यानी हमारे एम्बेसीज हैं अब्रॉड। उन एम्बेसीज को भी क्या ये टास्क दिया गया है, और अगर दिया गया है तो क्या उसके कुछ सामने हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं? इसमें कोई कमाईगी कोताही थोड़ी सी नजर आती है। अच्छा, अभी ये जो रिसेंटली कुछ इंकशाफात किए फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के अगेंस्ट, क्या ये जो प्रूफ हैं, ये जो न्यूजीलैंड टीम के हवाले से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत में कहूंगा, इस हवाले से जो हमने प्रूफ जमा किए, ये हम किसी प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं या यूएन में इस हवाले से इमरान खान साहब को जिक्र कर सकते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। इसका मेरा ख्याल है कि कर भी दें जिक्र इसमें, और तकरीर का ये हिस्सा बन सकता है और बनना चाहिए, जिस लिहाज से, जिस अंदाज में और जो सॉलिड किस्म की एविडेंस पेश की है हमारे दो वज़रा ने, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने, तो उस लिहाज से ये तो पेश करना चाहिए। अब आज की दुनिया में जब आप टेक्निकल एविडेंस देते हैं और ख़ास तौर पर आईटी की फील्ड में, और जिस तरीके से फवाद चौधरी ने बताया और शेख रशीद ने बताया उसके मुताबिक, तो उन्होंने आईपी एड्रेस भी दिए हैं, डिवाइस का भी दिया है, कहाँ से इंडिया से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, एक डिवाइस से 13 अकाउंट कैसे बने हैं, 13, ये तमाम चीजें तो दुनिया में बड़ी आसानी से वेरीफाई हो जाती हैं। सही। तो ऐसी एविडेंस का पेश मैं समझता हूं कि किया जाना चाहिए। आपको लग रहा है उसे इमरान खान साहब जिक्र करेंगे? मुझे तो लग रहा है इमरान खान साहब बीइंग अ क्रिकेटर हिमसेल्फ, आई थिंक सबसे ज्यादा हर्ट वो खुद हुए होंगे। आई गेस ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आपको क्या लग रहा है? और बात उससे भी आगे बढ़ गई। वो तो जाहिर है क्रिकेट की दुनिया में हर आदमी के सेंटिमेंट से बेस तो क्रिकेट को बनाया गया ना पाकिस्तान पे, ये हजीमत जी बेस क्रिकेट को बनाया गया है, लेकिन उसकी डायमेंशंस तो जियोपॉलिटिकल बन गए ना। अब जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की जब हम बात करते हैं क्रिकेट को लाके, जिस तरह आप क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इसी तरह क्रिकेट को अगर बहाना बना के, इस गेम को दुनिया में बहाना पहली दफा बनाया गया है जियोपॉलिटिकल अहदाफ हासिल करने के लिए, और इसका जिक्र हमारे दो मिनिस्टर्स ने भी कर दिया। और वो क्या है जिक्र? वो जिक्र है 5th जनरेशन वार का। दुनिया में पहली दफा गया है कि खेलों को, खेलों की दुनिया में उसको जियोपॉलिटिकल इस्तेमाल उसका किया जाए। जब ये सामने चीज आ रही है तो ये दुरुस्त है कि आज इमरान खान साहब, ये कभी इम्कान है कि वो इस चीज का जिक्र करेंगे, और करना भी चाहिए। जमील साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ, बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज पहली दफा आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है कि आपने हमें ज्वाइन किया है। माशाल्लाह काफी गहरी नजर रखती हैं आप जितने भी खारजा उमूर है उन हवाले से।
इमरान खान साहब आज यूएन में स्पीच करने वाले हैं। पहले तो मैं आपकी जरा एक राय लेना चाहूंगा, जो मेन हमारा मौजू भी है आज का, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, जो पाकिस्तान को इधर उधर से सुनने को मिल रहा है, लोगों को की तरफ से हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, हम ट्विटर पे सुनते हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जा रहा है या पाकिस्तान हो रहा है या होने जा रहा है, जो इस तरह की कुछ कयास आ रही हैं इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान क्या वाकई आइसोलेट होने वाला है? इस वक्त जो दुनिया है वो तकरीबन समझिए फॉर्मली दाखिल हो चुकी है दूसरी सर्द जंग में। राइट। और हम देख रहे हैं कैंप पॉलिटिक्स, और उस कैंप पॉलिटिक्स में अगर वो वाकई जड़ पकड़ जाती है तो पाकिस्तान जो है वो स्ट्रैटेजिकली चाइना के साथ खड़ा है, ठीक है, और इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़ा है। यूएस एक कोएलिशन के बाद दूसरी कोएलिशन बना रहा है टू काउंटर चाइना। राइट। और इस पूरी सूरत हाल में जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, वो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो बहुत अहसन तरीके से वेस्ट के हाथ में है, और उसको वो इस परसेप्शन को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देखिए इस वक्त तो ईरान भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में नहीं है, क्योंकि ईरान को एससीओ का मेंबर बनाकर चाइना ने तकरीबन आप समझिए अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ बिल्कुल मारा ऐसा ही है। ईरान को भी बहुत सपोर्ट है वैसे इस वक्त चाइना की, इस पूरे खित्ते को बड़ी सपोर्ट है। पूरा कैंप पॉलिटिक्स है ना, जिसमें आप चाइना है, रशिया है, टर्की है, ये वो ग्रुप्स हैं। देखिए नई चीजें हो रही हैं इस वक्त। जब मैं आपसे जिस वक्त बात कर रही हूँ तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में इस वक्त बड़ी अच्छी एक समझिए मुकालमा शुरू हुआ है ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बारे में आप कम सुनते हैं। ये क्या पाकिस्तान भी कोई इसमें रोल प्ले कर रहा है? पाकिस्तान ने पहले ये इस बात का इशारा तो दिया था कुछ महीने कबल कि वो ब्रिज पॉलिटिक्स के लिए काम कर सकता है, हो सकता है कि वो कर रहा हो, लेकिन ये बात जरूर है कि जो अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखिला हुआ है, उसके बाद गल्फ स्टेट्स में भी और इंडिया में भी अमेरिका के हवाले से बहुत सीरियस सवालात हैं, चाहे वो उसकी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो उसकी इंटेग्रिटी हो। और एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जो पाकिस्तान के खिलाफ आप समझिए खुली हुई है। आप यूएस में देखिए कि मैच जो है वो कॉल ऑफ हुआ है और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उसके हवाले से एक नेगेटिव बात कहता है और प्रो पाकिस्तान कहता है। अमेरिका में ट्रम्प प्रो पाकिस्तान कहता है, ट्रम्प का स्टेटमेंट आया उसके हवाले से। एक नई कोएलिशन बनी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और समझिए फ्रांस जो है वो जुड़ रहे हैं। तो इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है कि ये जो नई कैंप पॉलिटिक्स है ये किस तरह सेटल डाउन होगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम है उसमें दोबारा फैक्टर इन हुआ है, क्योंकि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अफगानिस्तान में जो फेस है उनकी फॉरेन पॉलिसी का वो पाकिस्तान है। फिर एससीओ में भी आपने देखा कि पाकिस्तान का जो स्टैचर था वो पहले से ज्यादा अहम था, लेकिन जो दूसरी बातें आप देख रहे हैं वो इसी तरह चलेंगी। अच्छा, अब मैं बल्कि पहले मैं एक और सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। फिर एक सवाल है जो मैं जमील साहब साबिक सफीर है हमारे साथ तो मौजूद हैं, जमील खान साहब, उनसे भी पूछूंगा, आपसे भी वो मेरा अगला सवाल होगा। पहले जरा बताइए, इमरान खान साहब आज जो बात करने वाले हैं यूएन असेंबली में उनके सेशन से वर्चुअल, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब किन मौजूआत पर लाजमी बात करेंगे? और ये जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं प्लस हमें जो प्रूफ मिले हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट के इनसाइड ये जो पूरे सिलसिला रहा मैचेस का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ, उन्होंने जो पॉलिटिक्स की पाकिस्तानी मैचेस के साथ एंड ऑल, आपको लग रहा है इमरान खान साहब क्या बात करेंगे इस हवाले से? यूएन प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा? क्या राय रखती हैं आप इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के किरदार के बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, बिलखुसूस इसलिए कि इस वक्त इस्लाम की सूरत हाल भी आपके सामने आई है, तो ये जो नस्ल कुशी है ये इंडिया में मुसलमानों की, ये अब कश्मीर तक महदूद नहीं है। और अब ये पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, एक ह्यूमन राइट्स इशू है। इसी तरह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो अफगानिस्तान में अनफोल्ड होगा अगर उनकी फाइनेंशियल एड नहीं रिस्टोर की गई। तो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब की तकरीर में 3 बातें जरूर आएंगी। एक बात होगी इंडिया के हवाले से और इंडिया के नेगेटिव टॉक्सिक प्रोपेगेंडा मशीनरी के हवाले से, जिसमें क्रिकेट का जिक्र आ सकता है। मेरा ख्याल है वो क्लाइमेट का जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि वो टॉप मोस्ट एजेंडा है इस वक्त और पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। और तीसरा मेरा ख्याल है अहम जो उनका मौजू होगा इस पूरी गुफ्तगू में वो अफगानिस्तान की सूरत हाल होगी या तालिबान के लिए सपोर्ट को
गार्नर करने की, केटर करने की एक समझे अपील होगी। ठीक है, मैं अफगानिस्तान के ऊपर भी आपसे बात करूंगा। अभी ब्रेक से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर जमील साहब, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये जो एक पावर शिफ्ट दुनिया में चल रहा है, कहा जाता है कि एक पावर शिफ्ट का एक एलिमेंट जो है दुनिया में इस वक्त असर पकड़ रहा है। अमेरिका कहीं कुछ वीक हो रहा है, चाइना स्ट्रांग हो रहा है, रशिया भी दोबारा से कुछ जगहों पे इन हो रहा है, पाकिस्तान भी अपना जो पावर शिफ्ट है वो चेंज कर रहा है। हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोल चुके हैं, चाइना के साथ हम सीपैक जैसा मंसूबा प्लान कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान के भी हमें स्ट्रांग सपोर्ट मिल गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को इस वक्त, आप इस पावर शिफ्ट के अंदर कहां प्लेस करेंगे, प्लस पाकिस्तान को किस तरफ अपनी सिमत इख्तियार करनी चाहिए? बात यह है कि जो इस वक्त फ्लो चल रहा है दुनिया का जियोपॉलिटिकल एरिना में, उस फ्लो के तहत तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आ रहा है एक अलहदा ब्लॉक की तरफ। पहले जो एक रोलर कोस्टर टाइप और जो हमारा शुरू से एक रिश्ता रहा है या हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ, वो ऑटोमेटिकली मध्यम पढ़ते पढ़ते अब इस हद तक आ गए हैं कि अभी हम टोटल चाइना, रशिया और इस पूरे ब्लॉक का ईरान, टर्की और बाकी एससीओ ममालिक और ईसीओ ममालिक एक्सेप्ट इंडिया, मैं तो समझता हूँ कि आगे आने वाले सालों में इंडिया को मैं एससीओ में भी नहीं देखता अगर इसी तरीके से सख्तबंदी जारी रही तो, क्योंकि इसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बात आपने मुझसे सवाल ये किया कि अब किस तरफ आप देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस लिहाज से डायनामिक्स चल रही हैं जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट की बाय द वेस्टर्न एलाइज एंड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, तो उस लिहाज से तो हम ऑटोमेटिकली इस तरफ आ चुके हैं। इससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ठीक है या ये गलत है या दुरुस्त है? इसको कैसे बात यह है कि हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है इस वक्त। मारूजाती और माहौलियाती हालात जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द है, उस लिहाज से तो ये दुरुस्त है। चॉइसेस तो माजी में भी हमारे पास नहीं थी, फिर भी कभी हमने एब्सोल्युटली नॉट कहने की जसारत नहीं की थी आका के आगे। अब हम कर चुके हैं ऐसी एक जसारत। उसकी कीमत कितनी चुकानी होगी ये ऑप्शन तो वो भी है हमारे पास, अभी भी कर सकते हैं जिस तरह पहले करते रहे। लेकिन आपको लग रहा है कि अब ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट इज राइट बोलना? अरे मेरे लिहाज से एब्सोल्युटली नॉट का मामला तो आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते थे। अच्छा, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते थे जब टॉप मोस्ट लीडरशिप की तरफ से ऐसे कलमात कहे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसके साथ मैं एक और बात जोड़ दूं कि जब ब्लिंकन फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने अपने बयान दे रहे थे तो उस वक्त बहुत सारी नुक्ताचीनियां हुई अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान पर भी सवाल उठे और उसके हवाले से एक इंटरव्यू देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये क्लूलेस हैं सारे कांग्रेस के मेंबर्स, जो इनको पता ही नहीं है अफगानिस्तान और इस मामले के बारे में। तो इस किस्म के अल्फाज जब उस सरबराह लेवल से कहा जाए तो उसका बहुत दूररस असरात होते हैं हमारे आइंदा आने वाले जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के तरफ जो रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाती हैं। और अमेरिका ज़ाहिर अभी भी बहुत बड़ा प्लेयर है। अमेरिका दुनिया की ज़ाहिर है सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है और अभी इकोनॉमी के लिहाज से हमारी बड़ी डिपेंडेंस है, सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट। आप कह रहे हैं अल्फाज थोड़े लाइटर हो सकते थे, सॉफ्ट हो सकते थे, एब्सोल्युटली नॉट क्लियर कह देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन और मे बी नॉट द राइट वे। उसकी प्राइस हम पे कर रहे हैं। प्राइस पे मैं बाद में आता हूं। मैम हुमा साहिबा, जी डॉक्टर हुमा साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा डॉक्टर साहब अगर हमारे साथ हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब को दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं वही सवाल आपसे भी आगे कर लेता हूं जब तक डॉक्टर साहब आती हैं। प्लीज मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने जिक्र किया, अब ये जो एब्सोल्युटली नॉट हमने कह दिया है, क्या हम अब इसको दोबारा से भी अगर हमें फ्यूचर में करना पड़ गया और हमें दोबारा सर झुकाना पड़ गया, तो इज दैट एन ऑप्शन टू? Even while we may consider it to be an option, we cannot buy that option. आगे जाके जिस तरीके से हम अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, और मेरी अलाइनमेंट से मुराद वही है जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, जिस ब्लॉक में हम अभी आ चुके हैं। हालांकि हमारा हमेशा से वतीरा यही रहा है कि हम मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करते रहें, मल्टीलैटरल अप्रोच रखें, लेकिन अब
वो चॉइसेस हमारे पास से आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पहले ही अगर आप देखें इस खत्ते में क्या हो रहा है, एक तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिसका हम हिस्सा है, एक तरफ स्ट्रिंग ऑफ अलायंस है जिसमें इंडिया, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह शामिल है। उसी तरीके से क्वाड्स को देख लें, उसी तरीके से अकास को देख लें, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के जो एग्रीमेंट्स हुए जिसपे कि चाइना ने भी प्रोटेस्ट किया है। तो इन तमाम चीजों को अगर मद्देनजर आप रखते हुए देखें तो उस लिहाज से तो जाहिर है हम जो है अब जिस नहज पर पहुंच गए हैं और जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं उसमें हमारी इस मामले में अगर देखा जाए तो हम फिर इसी ब्लॉक में हम शामिल हो गए हैं जिस ब्लॉक। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से के बाद थोड़ा अफगानिस्तान को भी टच करेंगे और भी कुछ मौजूआत हैं साथ कनेक्टेड इशूज जिन पर बात करेंगे। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बात होगी क्रिकेट की पिच से फुटबॉल की किक तक। हॉकी के गोल से कराटे की हिट तक। अब हम करेंगे तबसरा खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी मुस्बत खबरों पर। ये सब देख सकेंगे आप स्पोर्ट्स स्टार पर। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, खबरें जो टकराती हैं आपकी समातों से सवाल बनकर, खबरें जो आपको एहसास दिलाती हैं, खबरें जो हमारे शऊर को झंझोड़ती हैं। हम लाए हैं वो चुनिंदा खबरें जो हैं आम डगर से हटकर, अलग खबर अली सरवर के साथ। जियो पाकिस्तान के लिए। जब भी आया वक्त कठिन, वज़ीर आला से दिखाई हमने आगे बढ़ने की लगन, वज़ीर आला से दिखाई किए मुश्किल फैसले महज आपकी बेहतरी के लिए, जो बने मशाले राह नहीं की जिसके लिए हमने मुखालिफिन की परवाह, और जिसकी पैरवी से कम हुआ नुकसान, और यूं जाना सारा पाकिस्तान के आलमी इदारों और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तारीफ नहीं गलत। हम हैं सबसे अलग, जो करते आए हैं करते जाएंगे, क्योंकि भले राह सख्त है लेकिन अब अपना वक्त है। जब खबर करवट लेती है तब पहली नजर रखते हैं हम। जब खबर लोगों से जुड़ती है तो उसके हर पहलू को बताते हैं हम, मुल्क से दुनिया और शहरों से गांव तक। खबर की दस्तक पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं स्टार न्यूज़।
खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे। जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर बिना खौफ के। जज्बा सच का है, सच दिखाते हैं हम। स्टार न्यूज, आपके जरूरत की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात कर रहे हैं आज इंटरनेशनल उमूर के हवाले से। पाकिस्तान को क्या डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जा रहा है, या फिर ये जो पावर शिफ्ट दुनिया में एक चल रहा है उसमें पाकिस्तान कहां प्लेस हो सकता है, पाकिस्तान को कहां प्लेस होना चाहिए, और किसकी मेरे ख्याल में अब तो फिलहाल मेरे ख्याल में टीम्स बनने वाली दुनिया में, तो किस टीम के साथ हमें आगे खेलना चाहिए, ये आज का मौजूद है। इसी के साथ साथ कुछ अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त, जैसा कि शाहमूद कुरैशी साहब भी पहले कह चुके हैं, दोबारा उन्होंने कहा है जी कि दुनिया को अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इमरान खान साहब भी यही कह चुके हैं। हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो दुनिया को लगता है पता नहीं हम तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। हम तालिबान की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहां के बसने वाले उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं जिनका आखिरी फिर जरिया पाकिस्तान ही आना बचता है। ये जो अफगानिस्तान की आप सपोर्ट नहीं करते, जब आप अफगानिस्तान को उनका हक नहीं दे पाते, जब वहां पे लोग भूखे हो जाते हैं, तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते हैं। कोई और मुल्क उनको सपोर्ट करने नहीं आता है। तब पाकिस्तान इज द वन हु हैज टू सफर एंड हु हैज टू सपोर्ट। सो इस वजह से पाकिस्तान का बात करना बीइंग अ नेबर फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है। ये हर किसी की छोटी सी सोच में आ जानी चाहिए बात। इट्स नॉट अबाउट सपोर्टिंग तालिबान, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट सपोर्टिंग अफगानी पीपल। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान सपोर्ट करता है, अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना सपोर्ट कर रहा है, कतर सपोर्ट कर रहा है। बाकी दुनिया कहां है? वेयर इज एवरीवन? क्या ट्विटर की हद तक या सिर्फ अपनी तकरीरों की हद तक? व्हाई दे डोंट कम इन अफगानिस्तान राइट नाउ? तालिबान को साइड पे करके अफगानी लोगों की सपोर्ट कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इन द टुनाइट शो। और मुझे फहमीदा यूसुफी साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर जमील खान साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज से। डॉक्टर जमील साहब, आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। मैं फहमीदा साहब आपसे थोड़ा आगाज करता हूं, थोड़ा अफगानिस्तान पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान की स्टोरी को आप भी लिख भी रही हैं, बड़ा कवर भी कर रही हैं पूरी स्टोरी को। जरा बताएं कि अफगानिस्तान में इस वक्त ये जो दुनिया उनको आइसोलेट कर चुकी, मैं तो कहूंगा कर चुकी, उनकी सपोर्ट अमेरिका ने रोकी हुई है। पाकिस्तान जितनी सपोर्ट कर सकता है, आपको पता है महदूद जराए हैं, फिर चीन एक हद तक सपोर्ट कर रहा है, कतर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाकी दुनिया नजर नहीं आ रही है। वहां पे हालात खराब होते जा रहे हैं। बैंक्स में पैसा नहीं है, बैंक्स में इवन कह दिया गया है कि 20,000 से ज्यादा कोई रकम निकलवा भी नहीं सकता। लंबी लंबी कतारें ऑलरेडी लग चुकी हैं अफगानिस्तान के बैंक्स के बाहर के लोग अपना पैसा निकलवा कर जाना चाहते हैं। कैसे देखती हैं सिचुएशन को? देखें, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि अफगानिस्तान को आइसोलेट किया नहीं जा सकता, चाह के भी ना आइसोलेट किया नहीं जा सकेगा। आप इस वक्त जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं वो चाहें कितना भी इसके ऊपर देख लें या वो कर लें, ओवरऑल फाइनली उनको उनसे बात करना पड़ेगी। और प्लस ये आप देखेंगे दूसरी तरफ जो है वो चाइना जो है वो एक पावर प्लेयर के तौर पे अफगानिस्तान के एटलीस्ट देखें वो जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अब हम एक नया वो देखेंगे वो ये होगा कि चाइना और तालिबान का एक रोमांस शुरू होने जा रहा है। अच्छा। अब वो कब तक लास्ट करेगा वो एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि देखें तालिबान का भी एक आ चुका है सपोर्ट में कि वो सीपैक को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल राइट। तो जो चाइना के लिए बहुत बड़ा एक जो है वो इस वक्त बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है उनके पास, और वो इससे बहुत फायदा उठाएंगे। क्योंकि चाइना इसलिए इससे फायदा उठाएगा क्योंकि उसके सामने क्वाड है, ठीक है ना। क्वाड को फेस करना है जी, क्वाड को फेस करना है। और क्वाड का जो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो बाइडेन के साथ भी है, एग्जैक्टली। तो इस सिचुएशन में चाइना को अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्हें देखना होगा। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली उसका सपोर्टर है ही, और उसके इन्वेस्टमेंट और उसके इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में मौजूद है। और सीइंग द सिचुएशन वो अपने जो अपना पावर शिफ्ट है वो अफगानिस्तान की तरफ करेगा, राइट। और दूसरी तरफ से रशिया का भी
ये देखते हुए ये जो सिचुएशन बन रही है कॉद की, और दूसरी तरफ एक और सिचुएशन जो बन रही है ऑक्स वाली, तो उसको भी देखते हुए जो है रशिया इज कमिंग बैक as well. तो Russia is coming back in the picture. Very true. ये मैंने शुरू में कहा exactly. जी बिल्कुल. तो वो जो सिचुएशन बन रही है उसके अंदर अगर आप देखें ना, तो उसके अंदर जो एक और वो बड़ी चीज होगी कि जैसे यूनाइटेड नेशन ने भी हमने पहले भी इस पे बात की थी कि उन्होंने भी ये अपील्स जारी कर दिए हैं कि आप उनके लिए जो है वो पैसा रिलीज करें, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होगा। और ट्रस्ट मी, अगर जो है वहाँ अफगानिस्तान में किसी किस्म का भी अब कोई इस तरह का इशू क्रिएट होगा या कोई वो होगा, तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो है वो क्या कहते हैं तालिबान जो है वो भी इस सिचुएशन को जरा सीरियसली देख रहे हैं। वो भी 20 साल जो है वो कोई वो करके आए नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ओवरऑल वर्ल्ड है वो ठीक है, उनके स्टेटमेंट्स आएंगे, वो सारा कुछ आएगा, कवर अप स्टोरीज आएंगी, और साथ साथ ये भी आएगा कि जाहिर है कि अफगानिस्तान में जो यूएस डिफीट है उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान नहीं है, उसका जिम्मेदार यूएस खुद नहीं है, उसका जिम्मेदार ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगनी चाहिए। ये देखें एक और नजरिया आएगा। एग्जैक्टली बिकॉज देखिए ना, आपको एक कवर अप, आपको एक वो चाहिए होगा। वी बीन इन द पिक्चर एज वेल। तो मुझे ऐसे लगता है कि तालिबान के लिए भी ये फैसला बहुत जरूरी है करना कि वो अपना सपोर्ट किस तरफ करेंगे। जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करेंगे तो उन्हें अल्टीमेटली चाइना का सपोर्ट भी मिल रहा होगा और उन्हें वो भी मिल रहा होगा। तो ये एक चेन है जिसको हमें देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि जो है वो सैंक्शंस लगाने से, सिर्फ पैसा रोक लेने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे वो पाकिस्तान के साथ भी करके देख चुके हैं। तो सिचुएशंस जो है वो वर्स्ट होती हैं। ओके, ठीक है। मुझे मुजाहिद बरेलवी साहब ने ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बड़ा मजा आता है आपका तजिया सुनने में। सर, आज इंटरनेशनल हवाले से मैं जरा आपका तजिया लेना चाह रहा हूं। इमरान खान साहब आज यूएन असेंबली में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान साहब बात करेंगे जब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह की कयासारियां हो रही हैं कि पाकिस्तान को दुनिया से अलग कर दिया जाएगा इंडिया की तरफ से। सर, पाकिस्तान को क्या आइसोलेट किया जा सकता है? प्लस आज की स्पीच कितनी इंपॉर्टेंट है सर? यकीन आपने दुरुस्त कहा कि अपनी तकरीर जब आएगी तो देखा जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक स्पीचेज होती हैं उससे पीछे एक बैकडोर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक कंजम्पशन के लिए या पाकिस्तानी मीडिया के लिए या सब कॉन्टिनेंट के लिए या वर्ल्ड मीडिया के लिए, ये खास बात पे नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है, बल्कि तमाम लीडर भी पेश नजर रखते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या उससे मैसेज दिया जाएगा। फिर आपको ये भी इल्म है कि जो मीडिया है वो कोई यानी रैशनल नहीं है, तो बाइस्ड है, चाहे वेस्ट का हो, खासतौर पर इंडिया पीछे पड़ा रहता है। अब वो कोई भी बात कहें वो कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो मीडिया मैनेजर्स हों, चाहे उनके एडवाइजर हों, उनके स्पीच राइटर हों, वो इन तमाम बातों को मौजूद खातिर रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की कौन सी लाइन जो है वो ब्रेकिंग बने, कौन सी हेडलाइन बने। और बाज अगर जुमला भी निकल जाता है, आपने देखा कि बाकी चीजें पस मंजर में चले जाती है, वो कब्जा लेके उठते हैं। मसलन कहीं से स्लिप हो गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि उसामा के हवाले से, अब बाकी स्पीच छोड़ दी, उसको ले गए। इसलिए मेरे लिए अहम है कि प्राइम मिनिस्टर भी ये बात के पेश नजर कि यूएन से खिताब कर रहे हैं, और खास तौर पर उनके एडवाइजरों पर भी है। और जैसा कि होता है, भुट्टो साहब के हमने स्टेटमेंट जैसे लोगों को देखा कि जब वो कुछ कौम के सामने जाते थे, यूएन के सामने जाते थे, वर्ल्ड से खिताब करते थे, तो अपने 3-4 मुशावरा खास से जरूर मशवरा लेते थे। अगर मैं ये कहूंगा तो कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर ये होगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा। और खास तौर पर जब भारत इतना होस्टाइल है और वो पीछे पड़ा हुआ है, तो और भी खास आपकी तकरीर अहम होती है। मोदी साहब ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, आपको पता है क्वाड के अंदर भी पूरी उनकी मीटिंग है 4 ममालिक के साथ, फिर अमेरिका के साथ आपको पता है बाइडेन से मुलाकात है। प्लस ये जो अभी वाकया हुआ ये न्यूजीलैंड के हवाले से पूरा, फिर फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद साहब ने उसको मीडिया पर आकर बताया। पूरी तरह से इंडिया इस वक्त इन्वॉल्व है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। अब उसको जो भी गुस्सा है, अफगानिस्तान का गुस्सा है, व्हाटएवर, लेकिन इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। इंडिया का रोल कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त यूएन के अंदर, और ये जो मोदी साहब गए में अमेरिका? मोदी हो या इंडिया हो, या मोदी क्या वो चाहे, मैं तो तमाम लोग समझते हैं कि जैसे अमेरिकन के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जवाहरलाल नेहरू होते थे या अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी हो या मोदी, इनकी राहुल, इनकी पॉलिसियां एक होती है स्टेट। बदकिस्मती ये पाकिस्तान है कि हम लोग यहाँ
हजरत मौलाना फजल रहमान कोई मौका नहीं गंवाते कि वो स्कोर न कर ले हाथ आपसे अपने जाती इंतकाम का, जो उन्हें इस्माइल खान अपने हल्के की शिकस्त में हुआ। अब देखिए ना तालिबान के हवाले से कितने आगे जाके बात कर रहे हैं, भाई स्टेट का मामला है। तो मौलाना फजल रहमान कहेंगे कि वो हम तस्लीम करते हैं। तो आपके जो मुझे सवाल था इसमें देखें, इसमें बड़ा अहम रोल है हमारे वहाँ के जो UN में लोग बैठे हैं। सॉरी टू से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में आप लाखों डॉलर की तनख्वाह लेते हैं, आपके ऑफिसेज हैं, आपका काम ये है कि आप UN में वहाँ पर एक माहौल बनाएं, 56 इस्लामी मुल्क हैं। अब अगर ये अपने कितने का ये प्राइम वो उनसे इंगेज करते हैं लोगों को, तो इनका भी जो माहौल है, आज मैं समझता हूँ कि भारत जो कश्मीरियों को 1 लाख शहीद कर चुका है, जहाँ कोई भी अगर जनाजा उठे तो पाकिस्तान में पेटा जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप को इन्हें इस वक्त UN में बुलाना चाहिए था, उन्हें सामने बैठाना चाहिए था, उन कश्मीरियों को, उन मीडिया लोगों को, यानी वो नहीं जो सॉरी सो कॉल्ड जो हमारी जो है मुहिम जमातों के, वहाँ के इंटेलेक्चुअल को, कश्मीरियों को, लंदन से कोई नहीं था वहाँ मेरे कॉन्फ्लिक्ट किया थी। ये देखिए ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है जवाहरलाल नेहरू के जमाने से आज तक उस UN की करारदाद को जिसको जवाहरलाल ने एक्सेप्ट किया था, भाई मेरा आपका नहीं है ये मसला, ये तो UN का हम ताशकंद मायदे की बात करते हैं ना, शिमला अकॉर्ड की बात करते हैं, ये तो UN मायदा था जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी में, जब शेख अब्दुल्ला के मौजूद ये हुआ था पास, उस करारदाद को कटाएंगे। भाई ये तो UN ने करारदाद की थी ना, हमने थोड़ी की थी कि यहाँ रेफरेंडम हो, रायशुमारी हो, उसका पास क्यों नहीं करते। अगर पाकिस्तान से इमरान खान साहब वैसे इस बारे में बात तो जरूर करेंगे अमेरिका में, खासतौर पर ये जो इंडिया के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। अब मेरा एक और इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, फिर मैं जमील साहब की तरफ बढ़ूंगा, फिर यही सवाल उनसे भी मुझे करना है। अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, इस पर थोड़ा सा आपका तजिया में लेना चाहूंगा, क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है। फिर अफगानिस्तान को भी जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की UN से कि हमें भी मौका दिया जाए बात करने का, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई, उनको मौका नहीं मिला। दूसरा, एक तो इस पे बात कीजिएगा क्यों मौका नहीं मिला, मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। दूसरा, तालिबान की हुकूमत को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त सर, इस वक्त उनके पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, दुनिया सपोर्ट रोक चुकी है। 2-3 ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल है, चीन शामिल है, उनकी मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं सर, प्लस उनका UN में जाना बनता था या नहीं बनता था? बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं, मैं तो बहुत ही जल्दी से मुझे इस बात का मौका मिला कि जब सरदार दाऊद की गवर्नमेंट खत्म हुई और तराकी प्रेसिडेंट बने, तो मुझे वहाँ अफगान काबुल जाने का मौका मिला, बल्कि मैंने वहाँ के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू भी किया। ब्लेसिंग टू अजमल खट्टक एट दैट टाइम। मैंने डॉक्टर नजीबुल्लाह डॉक्टर 89 में गए तो मैंने डॉक्टर नजीबुल्लाह का इंटरव्यू किया था। 2011 में प्राइम मिनिस्टर गिलानी के साथ हामिद करज़ई के काबुल को देखा। बाद मतलब ये कि मैं आमतौर में बाल लोगों को शिकवा करता हूँ, भाई कोयटा गैली और बलूचिस्तान की आज़ादी की बातें करने लगते हैं, पेशावर गैली जो बातें करते हैं, तो मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ। देखिए काबुल सॉरी टू से जालिम शाह के जमाने से सॉरी टू से ये जो वहाँ एक वॉर और जो है ना, अगर हमारे सिंध में अगर आप दादू में चलाए, जंगलों को राजा पूरी पुलिस जाएगी वहाँ पर। तो मकसद में ये कह रहा था कि अफगानिस्तान बदकिस्मती से स्टेट की शक्ल नहीं लेता, वहाँ कोई पार्लियामेंट, वहाँ कोई आइन, वहाँ कोई जो बैंक, वहाँ की करेंसी, वो पूरा उस मुल्क लेकिन एक नई हुकूमत तो आई चुकी है, चाहे वो बुरी हुकूमत है कि अभी अब जब अशरफ गनी में कोशिश की गई कि एक मिडिल क्लास के जरिए, लेकिन वो भी काबुल शहर तक था, वहाँ हमें नहीं पता था कि जलालाबाद में क्या हो रहा है, मजार शरीफ में क्या हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक और बात करनी चलते चलते कि काबुल के तख्त पर बैठने का मकसद नहीं है कि आप अफगानिस्तान के हुक्मरान हो जाएं। ये बड़ी मशहूर वहाँ की कहावत है। अच्छा, तो यही अशरफ गनी पे लाग आती थी, यही इससे पहले के हुक्मरान भी। आज तालिबान यहाँ बैठ गए, लेकिन उन्हें नहीं देखिए जलालाबाद में एक हफ्ते में 3 धमाके हुए हैं। आपको लग रहा है नहीं कर पाएंगे तालिबान, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए आयत के उज़्बेक जितने भी थे ये दहशतगर्द, इन्होंने पनाह ली नंगहार में, जलालाबाद में, और इनकी तादाद UN की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे यहाँ रिलीज किए, टेरर मुशाहिद सैयद ने मुझे बताया 8 से 10 हजार ये टेररिस्ट यहाँ पनाह लिए हैं। अच्छा। जो इराक से भागे, जो शाम से भागे। तो ये एक बहुत बड़ा देखें, और कहा कि तालिबान जो पहले शिकारी थे अब खुद शिकार होने जा रहे हैं। अच्छा, अब गेट टू फेस, अगर आपने खुदकश दबाकों के जरिए, खुदकश हमलों के जरिए हुकूमत बनाई है, तो आपके अगेंस्ट भी वही होगा। जब करा, तो फिर देखिए आपने कोई डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आए, आप कोई बंडल रसेला की तहरीक के जरिए नहीं आए, आप कायदे की तरह की तहरीक तरह के नहीं आए, आप आते हैं जिस तरह आप आए सो कॉल्ड सॉरी मैं उनके लिए कितना ही हम उनके लिए अच्छी नेक ख्वाहिशात रखें,
लेकिन ख्वाहिशात ऐसे घोड़े होते हैं जिन पर सवारी नहीं की जाती। ये एक बड़ा मुहावरा है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि तालिबान को पूरे तौर पर अभी वो रेडी नहीं है, वो रेडी नहीं है, स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी पहले कि जो उन्होंने पास में सब कुछ किया। ठीक हो गया, अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी, पूरी दुनिया से, अवाम से, अपनी अवाम से। अच्छा ठीक है, प्लीज, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए जी। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जमील साहब आपने सुनी पूरी बात, अब मैं आपसे जरा कंक्लूसिव कमेंट चाहूंगा। अफगानिस्तान के हवाले से क्या राय रखते हैं, उनकी सूरत हाल, जिस तरह मैंने पहले भी सवाल किया, अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब हो चुकी है, लोग पैसा निकालना चाह रहे हैं बैंक से, उन्होंने मना कर दिया है, इन्होंने कहा मैंने यूएन में जाना है, यूएन में भी इनको एंट्री नहीं मिली बात करने की, प्लस पिछली जो हुकूमत थी वो अब तक सीट संभाल के बैठी है यूएन के अंदर, वो भी नहीं जा रहे। तो कैसे देख रहे हैं सर अफगानिस्तान की सिचुएशन को? जी, अफगानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त, जो उनकी बजट था 75% उसका बजट का तमाम बोझ बैरूनी दुनिया खासतौर पर अमेरिका उठाता था। अब वो हो गया खत्म, एड अभी आ नहीं रही है, पैसे उनके सीज हो गए हैं $9.5 बिलियन। तो उनके पास तो अपनी स्टेट मशीनरी चलाने का कोई जरिया ही नहीं है, और जब स्टेट मशीनरी नहीं चलेगी तो ये धमाके भी हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। लोगों को जब खाना पीना नहीं मिलेगा तो लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, और जब लोग सड़कों पर आएंगे लूटमार भी शुरू हो सकती है, उसके बाद सिविल वार भी शुरू हो सकती है। तो बात तो यह है कि इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या दूसरे दुनिया के दूसरे ममालिक कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए उनको। रहा सवाल दूसरी बात के तालिबान को वहां नहीं मिली, उनके नुमाइंदगी तालिबान को इजाजत नहीं मिली। यूनाइटेड नेशंस का तरीकाकार ये है कि अगर कोई मुल्क वहां कोई तब्दीली आती है तो उस मुल्क का जो भी वजीर खारजा इस सिलसिले में उन्होंने नॉमिनेट किया है अपना जो एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो उसमें उसकी कमेटी है एक्रेडिटेशन के लिए कि उसको स्क्रूटाइज करके एक्सेप्ट करती है, उसके बाद फिर वो होता है। अभी तक उस कमेटी के हवाले है, और उसकी वजह यही है कि एक्सेप्ट नहीं किया है। नंबर 2 ये है कि उसमें अभी तालिबान इस वक्त जो मामलात फेस कर रहे हैं, और तालिबान अगर माजी में जो उन्होंने स्ट्रगल की है, माजी की उनकी स्ट्रगल तो अगर मैं इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक देखूं तो अगर कोई भी बाहर की बैरूनी फोर्स किसी भी मुल्क में आके अगर कब्जा कर लेती है, जैसे कि अमेरिका और उसके एलाइज ने किया था, तो उसमें जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन है 2649, उसके तहत उस मुल्क के बासियों को और उस मुल्क में रहने वालों को हक हासिल है कि मज़ाहमत करें उस पर। तो तालिबान ने वो मज़ाहमत की। तालिबान को आप अगर उनकी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी थी अगर, तो उसको एक अलहदा खाने में देखा जाए। और असल तो मामला ये है कि फ्रीडम फाइटर को बड़ी आसानी से हम लोग टेररिस्ट कह देते हैं। यही कोशिश इंडिया कर रहा है कश्मीर में इतने अरसे से। यही कोशिश जब शनाना गोजमाओ ईस्ट तिमोर में 25 साल स्ट्रगल की तो उस पर भी यही इल्जाम रखता रहा, बाद में वो प्राइम प्रेसिडेंट वहां के बन गया। इसी तरह तालिबान ने स्ट्रगल की, उन्होंने वहां की पावर हासिल कर ली, तो उनसे पावर जिस तरह ली गई थी। सर अब जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आखिर में आपसे करने जा रहा हूं, ये प्लीज बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे इफेक्टिव खारजा पॉलिसी क्या है जो हमें अपनानी चाहिए? इस वक्त सबसे इफेक्टिव खारजा पॉलिसी तो हमारे लिए नंबर 1 तो यही आ गई है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे अगर अफगानिस्तान के मामले में हम अपना बयाना रवि रखें और दुनिया को साथ लेके चलने की मल्टीलैटरलिज्म के तहत हम आगे लेके चले अफगानिस्तान के मामले को। ये और बात है कि हम धकेले जा रहे हैं इस ब्लॉक में जो कि चाइना और रशिया और ईरान और बाकी ममालिक हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक भी है। आप ये भी कह रहे हैं ठीक भी है, मजबूरी भी ऑप्शन भी नहीं है, और कदर अच्छा ऑप्शन। मजबूरी हमारे लिए जी मजबूरी अपनी जगह पर, लेकिन हमारी एंगेजमेंट मल्टीलैटरल लेवल पर रहनी चाहिए। और वही हमारे लिए एक पे सेविंग का मामला बनेगा। उसी में हमारी इस लिहाज से बेहतरी रहेगी कि हमारे पर $43 ट्रिलियन का इंटरनल रुपए का 43 ट्रिलियन रुपए का इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर 110 के करीब जो है एक्सटर्नल डेट है, और इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, IMF है, और इसमें हम आ जाते हैं बहुत सारे और मामलात में, FATF वगैरह है। तो हमें मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाके और उस लिहाज से हमें अफगानिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मुजाहिद साहब भी कह रहे थे उसका डायरेक्ट असर हम पर पड़ रहा है और हम पर पहले भी पड़ता रहा है, हमने उस पर बहुत सफर किया है। तो हमारा आपके सवाल का जवाब यह है कि हम
इसे दुनिया को एंगेज करके हमें चलना पड़ेगा। और दुनिया अगर इस किस्म के, जैसे आज नरेंद्र मोदी हमारे पर इल्जाम लगाएगा, जो बिल्कुल साफ जाहिर है मीटिंग में, और जो ज्वाइंट उनकी कम्युनिके निकलेगी उसमें भी महसूस होता है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ऐसा है तो उस सिलसिले में अगर हम बिल्कुल इज्तनाब उससे करें तो वो मुनासिब नहीं। हमें चाहिए कि हमारी प्राइम मिनिस्टर के जो भी इस वक्त एडवाइजर हैं वो बिल्कुल अपनी नजर रखें नरेंद्र मोदी के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर बाइडेन के, और उसका जवाब मिलना चाहिए जनरल असेंबली फोरम से इमरान खान की तरफ से। और बाकी तो चीजें हमने ठीक हो गया सर, मुझे बिल्कुल प्रोग्राम वाइंड अप करना है। फहमीदा साहिबा, आपसे लास्ट कमेंट लूंगा, बताइएगा हमारी खारजा पॉलिसी में क्या आपको लग रहा है इस वक्त कुछ कमी है या मजीद हमें बेहतर करने की जरूरत है? क्या इफेक्टिव पॉलिसी हो सकती है हमारी? नहीं, मैं बिल्कुल इस वक्त जो आपके एनालिस्ट हैं उन्होंने बहुत डिटेल में बताई दी है बात, और मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शंस है नहीं, और पाकिस्तान को, और जैसे कि हमें लग रहा है, और आप देखिएगा कि पीएम की जो स्पीच होगी वो काफी एग्रेसिव होगी। और जी एग्जैक्टली, और वो जो एक्सपेक्टेड है वो अफगानिस्तान और कश्मीर पे ही बात करेंगे, और वो बहुत अच्छा भी है। मोहित यूसुफ भी उसी तरह से करे और हमारे शाह महमूद कुरैशी भी करे, क्योंकि देखिए पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। आज पीएम ने भी यही बात न्यूज वीक को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, ये उसकी हेडलाइन भी बनी है। और देखें, अगर जो है ना, जो अफगानिस्तान का एक और प्रॉब्लम है, वहां पर तालिबान को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी, जो उनकी, जो ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन जो ये पाकिस्तान चाहता है, वहां पर हम उससे पहले भी बात करें, ये सबसे पहले एग्जैक्टली पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान ने ये ऑप्शन उनको दिया था, क्योंकि वहां पे जो कुछ होता है उसका इफेक्ट हम पर आ रहा है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा रहा है उसके लिए। और अगर वहां की क्राइसिस पर काम नहीं होगा तो उसके सारा इम्पैक्ट पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जितना अब डिफेंसिव होने का वक्त नहीं रहा है, पाकिस्तान को जितना जो है एग्रेसिव हो सकते हैं, हमें होगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, वी हैव टू गो फॉर एब्सोल्युटली नॉट। राइट, एब्सोल्युटली नॉट को ही चलाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। फहमीदा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील खान साहब, थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जितने भी आज मेहमान रहे उन सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वीक को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। लेट्स सी आज इमरान खान साहब क्या बात करते हैं। वी होप दैट ही इज गोना टॉक अबाउट पाकिस्तान, ही इज गोना टॉक अबाउट द इमेज ऑफ पाकिस्तान, प्लस जितनी भी इंडियन एट्रॉसिटीज चल रही हैं, ये जो जुल्म ज़्यादतियाँ चल रही हैं कश्मीरियों के अगेंस्ट, उस पर बात की जाएगी। और अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू लेट द वर्ल्ड नो, समझाना पड़ेगा उनकी अकल में, मोटी अकल में ये बात डालनी पड़ेगी, मोटी अकल कहें या छोटी अकल कहें, लेकिन ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है सबको कि हमें अफगानियों की फिक्र है, तालिबान से हमारा गठजोड़ इतना नहीं है जितने वहां के लोगों से हमें एक ताल्लुक हमारा बनता है बीइंग अ पड़ोसी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज गोइंग टू सफर अगर सब पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके खड़े हो जाते हैं। लेट्स सी इमरान खान साहब क्या बात करते हैं। ही हैज गुड इमेज इन द वर्ल्ड, वी होप, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब बात करें पाकिस्तान के लिए और अच्छी बात करें, एंड ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन की जो बात की जा रही है पाकिस्तान के हवाले से, फिर वही बात आ जाएगी कि पाकिस्तान को कोई तनहा नहीं कर पाएगा और हमारा पड़ोसी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, खुद तनहा हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह, मंडे को इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात लाइव विद आसिफ मलिक में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।